बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने जो हुकूमत को टाइम दिया है मुज़ाकरात के हवाले से, उसमें एक दिन गुजर गया है। देखें, जो इमरान खान साहब के दो मुतालबात हैं उसमें कोई लंबा चौड़ा टाइम तो चाहिए नहीं। यानी अगर हुकूमत ये चाहे और नीयत हो जाए तो ये दोनों मुतालबात फ़ौरी तौर पर तस्लीम किए जा सकते हैं। ये दोनों मुतालबात बज़ाहिर बहुत जायज़ लगते हैं। यानी एक मुतालबा ये है कि जितने भी बेगुनाह कैदी या सियासी कैदी इस वक्त बंद हैं जेलों में, उन्हें रिहाई दी जाए, और ये हक होता है कैदियों का। पूरा निज़ाम जो है वो ज़ोर डाल रहा है, पूरा निज़ाम जो है वो कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्हें जेलों के अंदर रखा जा सके। तो एक तो इमरान खान साहब का ये मुतालबा है। दूसरा ये है कि 9 मई और 26 नवंबर ये दो ऐसे दिन हैं जिस दिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ख़राबी हुई है। 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024। यहाँ पे इमरान खान साहब ने कहा कि इन दोनों के ऊपर जुडिशल कमीशन तश्कील दिए जाएं और गैर जानिबदार जजेस को जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, पता चले कि 9 मई को क्या हुआ था, कौन जिम्मेदार था, और 26 नवंबर को क्या हुआ और कत्लेआम कैसे हुआ, डी चौक पे गोली कैसे चली, किसने चलाई, किसके ऑर्डर्स पे चली, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें जो पहला मरहला इमरान खान साहब का वो है जी कि हम सिविल डिसोबीडियंस का आगाज़ कर देंगे अगर हुकूमत ने हमारे साथ संजीदगी से मुज़ाकरात ना किए, और उसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होगी। अब जो इमरान खान साहब ने पहले मरहले में सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ करने का फ़ैसला किया है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वो पहली दरख्वास्त करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। यही एक वजह है कि पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक़ नहीं मिलता। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में उनके ओवरसीज़ जो हैं उनको हक़ मिलता है कि वो अपने मुल्क के अहम तरीन फ़ैसले में अपना रोल प्ले करें, वो बताएं कि वो किसकी हुकूमत देखना चाहते हैं और किसकी नहीं। तरक्की याफ्ता ममालिक में ये होता है, लेकिन पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये हक़ नहीं दिया जा रहा। हालांकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं उसी पैसे को आप फ़ॉरेन रेमिटेंस कहते हैं या आप तरसीलात ज़र कहते हैं। जो पैसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर मुल्कों में कमाते हैं, अपने ख़ानदान वालों को पाकिस्तान में भेजते हैं, तो वो सारा पैसा तो एकदम खर्च नहीं हो जाता, लेकिन वो पैसा बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान में आता है। अगर वो उनकी फैमिलीज अपने पास रखें या बैंकों में जमा रखें या उसको खर्च भी करें, तो वो पाकिस्तान के अंदर दौलत में इजाफा होता है। वो पैसा यहाँ पे खर्च होता है, मार्केट के अंदर सर्कुलेट होता है, जिससे टैक्स इकट्ठा होता है और हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स भी मिलता है, और पाकिस्तान के अंदर जो पैसा है वो बढ़ता भी है। ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर पैसा है उसकी मिकदार बढ़ जाती है जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से पैसा इंजेक्ट करते हैं पाकिस्तान में। ये कितना पैसा भेजते हैं इसके ऊपर एक डाटा मैं आपके सामने रखता हूँ, और हुकूमत का उसके ऊपर कितना इन्हिसार है मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर यानी पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है इसका सबसे ज़्यादा इन्हिसार ज़राअत और उसके बाद इंडस्ट्री के ऊपर होना चाहिए, एक्सपोर्ट्स के ऊपर होना चाहिए, और रेमिटेंसेस तो बहुत छोटा उसका हिस्सा होना चाहिए। लेकिन आपको हैरत हो जाएगी कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं है जितनी रेमिटेंसेस हैं। यानी पाकिस्तान में बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, बहुत ज़्यादा उनको उठाया जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको फ़ायदे दिए जाते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ लाई जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हों और बाहर से पैसा पाकिस्तान में आए। लेकिन हो ये रहा है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में भेज रहे हैं, हालांकि उनको किसी किस्म की फैसिलिटी भी नहीं दी जा रही। एयरपोर्ट्स के ऊपर उनके ऊपर नायत अजीबोगरीब सलूक किया जाता है, सिर्फ इख्तलाफ राय के ऊपर उन्हें रुसवा किया जाता है एयरपोर्टों पे, उनके रिश्तेदारों को पाकिस्तान में उठा लिया जाता है। अभी चंद नौजवान हैं वो सिर्फ अपनी राय दे रहे हैं, किसी के बाप को उठा लिया, किसी के भाई को उठा लिया, और लगातार ये सिलसिला जारी है। कोई एक दो नहीं, मैं आपको दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो इमरान खान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं, तो उनकी सपोर्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान में इदारे उनके रिश्तेदारों को अगवा कर लेते हैं, जबरी तौर पर अगवा करते हैं, उनको ऊपर टॉर्चर करते हैं, फिर उनको वो सुनवाते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि तुम अपना मौक़िफ़ बदल दो। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ इसी किस्म का घिनौना खेल खेला गया है, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा, आपको छुपी और ढकी हुई चीज़ तो है नहीं। अब इमरान खान साहब ने सबसे पहले रेमिटेंसेस की बात की है, हुकूमत का इसके ऊपर कितना इन्हिसार है मैं पहले एक डाटा आपके सामने रख देता हूँ। सन 2000 में पाकिस्तान को जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजते थे, सन 2000 की बात है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर की, वो लगभग $1 अरब से थोड़ा ज़्यादा था, $1 अरब। फिर यह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ तो उस वक्त ये हो चुका था $7 अरब से ज़्यादा, यानी 2008 में $7 अरब से कुछ ज़्यादा हो चुका था। फिर पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये कुछ ना कुछ बढ़ता रहा,
और 2013 में ये अमाउंट पहुंच गई थी लगभग 15 अरब डॉलर तक। 15 अरब डॉलर तक की अमाउंट ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान भिजवा रहे थे। अब ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा पैसा है, और पाकिस्तान का इन्हिसार ओवरसीज पाकिस्तानियों के इन पैसों पे बढ़ता गया। नवाज शरीफ के दौर के अंदर इसके अंदर कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ, और अगर आप 2017 तक का डाटा देखें, जब तक नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में रहे, तो इसके अंदर जो है वो 19.85 अरब डॉलर तक ये अमाउंट पहुंच गई। यानी 19.85 अरब डॉलर तक नवाज शरीफ साहब के दौर में ये अमाउंट पहुंची। उसके बाद इमरान खान साहब का दौर आया, और ये बढ़ते बढ़ते इमरान खान साहब के दौर का जो पीक था वो 2021 था। 2022 में फिर उनकी हुकूमत गिरा दी गई थी। 2021 में ये रेमिटेंसेस बढ़ते बढ़ते 31.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई, और ये लगातार बढ़ती चली जा रही थी। तो इमरान खान साहब के दौर में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान पे एतबार किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे ट्रस्ट किया, और उन्होंने बहुत बड़ी मिकदार में अपनी रेमिटेंसेस या अपना पैसा पाकिस्तान में भिजवाया, और पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी किया, अपनी फैमिलीज को भी भेजा, और दिल खोल कर पैसा पाकिस्तान में भेजा। उन्हें पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की पॉलिसीज के ऊपर ट्रस्ट था। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ साहब की सरकार बनाई गई, इमरान खान साहब का रजीम चेंज करके, तो फिर एकदम इसके अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो गया। और अब डिक्लाइन आते आते ये वापस 2023 का जो डाटा है उसमें 26.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यानी इमरान खान इसे 31.5 अरब डॉलर तक ले गए थे, ये अब 25.5 अरब डॉलर तक, 26.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यानी 5 अरब डॉलर की कमी हो गई है। ये खासा डिप है जो पाकिस्तान को लगा है PMLN के दौरे हुकूमत में। अब इन रेमिटेंसेस के ऊपर ही सबका इन्हिसार है। आर्मी चीफ ने भी थोड़े दिन पहले कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को उठा सकते हैं, वो पैसा भेजें। अब इमरान खान साहब मांग रहे हैं इंसाफ। एहतजाज के रास्ते उनके ऊपर बंद कर दिए गए। जब वो निकलते हैं एहतजाज करते हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। अब उनके लोग शहीद हो रहे हैं, और वो मजीद लोगों को मरवाना नहीं चाहते। तो यहाँ उन्होंने एक नई हिकमत अमली दी। उन्होंने कहा जी हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, नॉन वायलेंट होगा, लेकिन हुकूमत को मुतासर करेगा। हुकूमत को वहाँ मारने का फैसला किया जहाँ हुकूमत को इम्पैक्ट आता है। अब सवाल यह है कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान साहब को अगर कॉल देना पड़ गई, अगर हुकूमत ने इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी हासिल ना की और वहाँ पे बदनीयती दिखाई, और इमरान खान साहब ने कॉल दे दी कि ठीक है जी हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को अब कह रहे हैं कि जो बाहर से आप पैसा भेजते हैं वो पैसा भेजना कम कर दें। ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। जो ज़रूरत का पैसा है उतना भेजें और बाकी ना भेजें। तो क्या ओवरसीज पाकिस्तानी इस कॉल के ऊपर कहेंगे कि ठीक है जनाब हम नहीं भेज रहे पैसा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी है। इनकी बड़ी तादाद गल्फ़ ममालिक में रहती है, यानी अरब ममालिक में, सऊदी अरब में, UAE में, कुवैत में, ओमान में, कतर में, इन मुल्कों में रहती है। और यूरोप में और बरतानिया में और अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं। यानी अगर आप 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो आधे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मगरबी ममालिक में रहते हैं, और आधे जो हैं वो ये गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं। अब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या पैसा भेजना कम करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इमरान खान साहब को अब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कभी भी मायूस नहीं किया है। अब हुकूमत क्या इस नहज पे इस मामले को ले जाएगी? पहले तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहेंगे, फिर इमरान खान साहब पाकिस्तानियों को कहेंगे कि फ़लाँ चीज़ें आप बंद कर दें। और अगर इस तरह मरहलावार ये चीज़ें चलती रहीं तो हुकूमत के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता चला जाएगा। ये चीज़ मैंने आपके सामने रखनी थी, और ये एग्जैक्टली वो डाटा है जो हुकूमत का अपना शेयर करदा डाटा मैंने आपके सामने रख दिया है। हुकूमत बार बार कहती है जी हमने महंगाई कम कर दी, महंगाई कम कर दी, और उसके अंदर जो एक ही चीज़ पेश करते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक तरह का सट्टा है। अगर सट्टे के अंदर मुनाफा हो रहा है या मुनाफा नहीं हो रहा तो उससे आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है? आम आदमी जो है उसकी हालत आप देख लेना। उसके लिए तो महंगाई बढ़ रही है। उसके किचन के अंदर आने वाली तमाम चीज़ें महंगी है। उसकी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में डलने वाला पेट्रोल महंगा है। वो जो बिजली के यूनिट इस्तेमाल करता है वो पहले से ज़्यादा महंगे। वो जो पैसा कमा कर लाता है वो उसको ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं मिल रहा। यानी उसकी आमदन नहीं बढ़ी, लेकिन उसके अखराजात बढ़ गए हैं। महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ है, और उस इजाफे के अदादो शुमार को अब तोड़ मरोड़ के लाके पेश किया जा रहा है कि जनाब नहीं 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 महंगाई कम हुई है। हालांकि महंगाई बढ़ी है, हर आम आदमी इसकी गवाही दे रहा है। ये है नाज़रीन वो चीज़। और एक और चीज़ भी हो रही है पाकिस्तान में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ना चंद लोगों ने एक कैंपेन शुरू की थी कि फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले जितने भी सनती इदारे हैं उनकी मसनूआत का बाइकआउट कर दिया जाए। और ये सोशल मीडिया सार्फिन ने इस कैंपेन को चलाया था। अच्छा, मुझे शुरू में लग रहा था कि ये गैर संजीदा चीज़ होगी, थोड़ा सा चलेगी और बंद हो जाएगी। लेकिन अब जिस तरह का रद्द-ए-अमल दूसरी तरफ से आ रहा है, उस रद्द-ए-अमल को देखते हुए अंदाज़ा हो रहा है कि ये कैंपेन शायद काम कर रही है। मिसाल के तौर पे
ये मामला मुझे पहले लगता कि सोशल मीडिया तक रहेगा और इससे ऊपर शायद नहीं जाएगा, या छोटा मोटा इंपैक्ट होगा और वो कोई फर्क डालेगा नहीं। मगर इसका दायराकार वसी हुआ और इतना वसी हुआ कि इस वक्त कुछ रिटायर फौजियों की तंजीमें, वो जो तंजीम है उसके ओहदेदारान वो इसकी बात कर रहे हैं, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो हमायती लोग हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, या कुछ ऐसे हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं इवन, वो ये बात कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये बड़ी ज़्यादती है। अच्छा, यहाँ पे मौक़िफ़ ये दिया जा रहा है कि ये शोहदा के ख़ानदानों को सपोर्ट मिलती है जनाब इन कारोबारों से, और लिहाजा इन मसनूआत का बाइकआउट ना किया जाए। दूसरी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि दुनिया का कोई ऐसी फ़ौज नहीं है जो कारोबार करती हो, तो पाकिस्तान में फ़ौज जो है वो कारोबार क्यों करती है, ये सवाल उठाया जा रहा है। और शोहदा की कफ़ालत की जो जिम्मेदारी है वो रियासत की और हुकूमत की होनी चाहिए, ऐसे इदारे नहीं बनाने चाहिए। अब ये दोनों तरफ की एक मामला है, लेकिन एक बात तो वाज़ेह हुई है इस सारी एपिसोड से कि इम्पैक्ट आया है। अगर इम्पैक्ट ना आता तो इतने ज़िम्मेदारान की जानिब से रद्द-ए-अमल इसका बिल्कुल ना आता। ये रद्द-ए-अमल बता रहा है कि इसका इम्पैक्ट है। लेकिन एक चीज़ और भी इसमें आप ज़रा क्लियर कर दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस कैंपेन को अभी तक ओन नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने या उसके लीडर्स ने अभी तक इस कैंपेन को ओन नहीं किया। मे भी किसी वक्त ये इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब तक पहुँचे तो वो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दें। हो सकता है वो ये कहेंगे बाइकआउट ना करें, हो सकता है वो ये कहेंगे इस बाइकआउट को बढ़ाएं। लेकिन ये अपना इम्पैक्ट रखती है ये चीज़, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बुशरा बीबी का एक स्टेटमेंट आया नाज़रीन, और ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मौजूदा सिनेरियो में। बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे डी चौक पर कारकुनों के साथ अकेला छोड़कर तमाम सरकर्दा रहनुमा फरार हो गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं भागने वाली नहीं थी, मेरी गाड़ी पर सीधी फायरिंग की गई। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। ये बुशरा बीबी कह रही है मेरे साथ सिर्फ कारकुन रुके हुए थे। वो कारकुन ने कहा भी जी हमने खुद देखा 40-50 लोग आपके आसपास कारकुन थे। तो उन्होंने कहा जी मुझे कारकुनों से कोई शिकायत नहीं है, हमारे साथ जो पश्तून है उन्होंने बड़ी वफादारी दिखाई है, इमरान खान साहब के कारकुन डट कर खड़े थे। लेकिन ये बात उन्होंने अपने रहनुमाओं के बारे में कही है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, और यहाँ पे इस खबर में भी यही है कि तमाम सरकर्दा रहनुमा फरार हो गए थे। और डी चौक एहतजाज के बाद पहली मरतबा इनका मौक़िफ़ सामने आया, जिसके मुताबिक वो इन पार्टी कायदीन से सख्त नाराज़ हैं जो इन पर 24 नवंबर के एहतजाज से कारकुनों को छोड़कर भागने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से मीडिया पर बयानात दिए हैं। चार सद्दा में कारकुनों में चेक तकसीम करने के बाद उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था। पठानों ने हमेशा गैरतमंदी का सबूत दिया है। खान ने कहा था शोहदा के घर जाना। पार्टी कारकुन खान के नाम पर शहीद हुए हैं। शहादतों की वजह से बहुत तकलीफ में थी। समझ नहीं आ रहा था कि लोग झूठ क्यों बोल रहे थे। मैं भागने वाली नहीं हूँ। खान के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। किसी को नहीं पता था कि मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पर रात 12:30 बजे मैं अपनी गाड़ी में अकेली थी। वो लोग डी चौक ज़बरदस्ती खाली कर रहे थे। मैं वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने हटने का नहीं कहा था। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेला नहीं छोड़ना, लेकिन मैं वहाँ अकेली थी और सब ने मुझे छोड़ दिया था। ये बात ठीक है। बुशरा बीबी को एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा अकेला छोड़ा गया। एक मरतबा कुछ इस तरह का भी मनसूबा है, मुझे आइडिया है, और मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि उनकी गाड़ियाँ आगे जाने दी गई और बाकी गाड़ियाँ पीछे रुक गई थी, और एक गैप पैदा हो गया था दोनों काफ़िलों के बीच में। वहाँ एक इरादा था रियासत का कि वहाँ बुशरा बीबी को उठा लिया जाए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब से रावलपिंडी और इस्लामाबाद से बहुत बड़ी तादाद में कारकुन निकले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जिनमें ख़ास तौर पे शहरियार रियाज साहब थे, आमिर मुग़ल साहब थे, अलीमा खान साहबा थी, अहमद फरहाद साहब थे, और बहुत सारे और लोग थे। ये वो मेन लोग हैं जो वहाँ पे थे, समाविया ताहिर साहबा वगैरह। जब ये लोग आए तो फिर सिचुएशन ज़रा बदल गई, और उसकी वजह से फिर बुशरा बीबी की वहाँ गिरफ्तारी नहीं हो पाई। बुशरा बीबी ने कहा कि वहाँ बहुत से लोग इस बात के गवाह हैं, जो लोग रोड खाली कर रहे थे वो भी गवाह हैं। जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो मेरी गाड़ी पर सीधी फायरिंग की गई। बुशरा बीबी ने कहा कि पार्टी के तमाम सरकर्दा रहनुमा डी चौक इस्लामाबाद से गायब थे और इन्हें कारकुनों के साथ अकेला छोड़ा गया, और अब वो मीडिया पर बयानात भी दे रहे हैं। मैं ऐसे पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के हक़ में हूँ, और वक्त आने पर ऐसे तमाम रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस हवाले से रिपोर्ट इमरान खान को पेश करके उसकी मंजूरी दी जाएगी। बुशरा बीबी ने तमाम पार्टी कायदीन को कहा था कि 24 नवंबर को एहतजाज के दौरान हर सूरत डी चौक पहुँचें और वहाँ पर ही एहतजाज किया जाएगा। कोई पार्टी रहनुमा गिरफ्तार ना होने पाए और कोई भी फ़ोटो सेशन के बाद गायब ना हो। लोगों ने तो रस्ते में फ़ोटो सेशन किए सिर्फ मोटरवे पे, उसके बाद गायब। बहुत सारे मैंने ऐसे बंदे देखे हैं, MNA और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग रोज़ाना फ़ोन कर करके बताते हैं कि हमारा फ़लाँ रहनुमा जो है रस्ते में उसने अपने नारे लगवाए, अपनी फुटेज बनाई, उसके बाद हमें वो नज़र ही नहीं आ रहा था वो कहाँ गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। कारकुनों के साथ बीबी को अकेला छोड़ दिया गया, ये उन्होंने शिकवा किया। तो जनाब ये बुशरा बीबी का स्टेटमेंट था। अब मरियम नवाज भी शहबाज शरीफ के साथ बैकफुट पे चली गई हैं।
मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक्चुअली शहबाज शरीफ ने पहले ये कहा था कि जो भी हुआ डी चौक पे, इस पे उन्होंने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया था। अब वक्तन फ़वक्तन हुकूमत के ऐसे बयानात आते हैं जिसमें वो ये साबित करना चाहते हैं कि डी चौक पे जो कुछ हुआ वो एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत के साथ मिलकर किया और एस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। वजह यह है ना कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमात नहीं होते, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं होती, उनके खिलाफ कानून में केस आगे नहीं चलते, तो शहबाज शरीफ वगैरह को लगता है कि ये हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी पे मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला किया है, जो एक मुख्तलिफ और मुनफरिद फैसला है। इस फैसले के नतीजे में दबाव बढ़ेगा। मरियम नवाज ने फौरी तौर पे स्टेटमेंट दिया, जी मैंने तो पंजाब पुलिस को कहा था गोली नहीं चलानी, मैंने तो मना किया होता पंजाब पुलिस को, यानी वो अपने आप को बचा रही है कि जी हमने गोली नहीं चलाई, मैंने जो यहाँ से पुलिस भेजी थी उसने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की, वो अपने आप को अब बचा रही है। तो सारे के सारे लोग जो हैं वो इस कत्लेआम से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के मुतालबात को अभी तक संजीदा नहीं लिया जा रहा। अगर मुतालबात को संजीदा ना लिया गया और ये अगली तारीख शुरू हो गई तो पाकिस्तान में एक नई सिचुएशन जन्म ले लेगी। हुकूमत यानी दावे कर सकती है ना, हुकूमत ये कह सकती है कि इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर कोई भी बात नहीं सुन रहा, तो वो तो डाटा आ जाएगा, पता चल जाएगा। जब फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो हर महीने का एक डाटा आता है, जब वो कम होगी तो पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने लब्बैक कहा है या नहीं कहा है, ये पता चल जाएगा। और एक आधा महीना आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बाहर से आप बल्क में पैसा मंगवा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा देर तक कर नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। ये लगभग 2 से 3 अरब डॉलर के दरमियान होता है जो हर महीने की ट्रांजैक्शन होती है। अब इतना पैसा तो हुकूमत अपनी जेब से डाल के बाहर से यहाँ नहीं ला सकती, लिहाजा 1-2 महीनों के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाज़रीन, एक और खबर है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों ने वहाँ अमेरिका में, और उनमें सज्जाद बरकी साहब का भी नाम आ रहा है। कुछ और लोग भी ये बता रहे हैं कि उनके पास खबर है, और ख़बर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक इस बात के ऊपर आमादा है कि इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो ज़्यादती हो रही है, और आने वाले दिनों में शायद वो इसके लिए आवाज़ भी उठाएंगे। इसहाक डार ने बड़ी कोशिश की है, कोई 9-10 के करीब सफ़ीरों से उन्होंने मुलाकात की, गैर मुल्की सफ़ीरों से, क्योंकि इस्लामाबाद में जो एक बर्बरियत हुई है और जो डी चौक का सानहा हुआ है, उस सानहे को लेकर जो है वो हुकूमत बहुत परेशान है, एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत परेशान है। इसीलिए जो है वो लाशें ढूंढने वाले सहाफ़ी जो हैं उनको अगवा भी किया गया, उनको परेशान भी किया गया। अब जो सहाफ़ी वापस तो आ गए हैं, देखिए मुतीउल्लाह जान वापस आए हैं, हमारे शाकिर एवान साहब वापस आए हैं, लेकिन आप ये देखें कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की लाशें ढूंढने के लिए, इंसाफ के लिए ये सहाफ़ी कोशिश कर रहे थे, उस पॉलिटिकल पार्टी ने उनको पूछा भी नहीं। ये अफसोस की बात है ना। यानी मुतीउल्लाह जान कोई अपने लिए तो नहीं लड़ रहा था, वो तो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था, इंसाफ और कानून के लिए लड़ रहा था। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये जुल्म और ज्यादती हुई थी, उन्हें जाके उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए खड़े होना चाहिए था। नहीं भी होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुतीउल्लाह जान जो कर रहा था वो करता रहेगा, शाकिर एवान जो कर रहा था वो करता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये उनके अंदर इस बात का इदराक उन्हें होना चाहिए था कि जो आदमी हक और सच के साथ खड़ा हो और जो आदमी सही को सही कहे, और मुश्किल वक्त में जब आपके साथ आपके अपने खड़े नहीं हो रहे और वो खड़ा हो जाए तो फिर उसकी ऑनर करनी चाहिए, उसकी कुर्बानी पे जाके उसको मुलाकात करनी चाहिए, उसकी ढारस बंधानी चाहिए। बतौर अपोजिशन पार्टी उन्हें चाहिए था कि सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, अपनी सूबाई असम्बली के अंदर करारदादे पेश करें, तहरीकें पेश करें कि जनाब सहाफ़ियों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। लेकिन अजीब किस्म की एक कंप्रोमाइज सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की। नाज़रीन, डार साहब ने मेरे को बताया ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और डार साहब ने मुलाकात की कुछ गैर मुल्की सफ़ीरों से। उन सफ़ीरों से जब कुछ सहाफ़ियों ने रब्ता किया, नुसरत जावेद साहब भी उनमें से एक हैं, तो ये सहाफ़ी अब ये क्लेम कर रहे हैं कि सफ़ीरों ने बताया कि जो कुछ भी इसहाक डार ने हमें बताया उसके ऊपर हमें बिल्कुल यकीन नहीं आया। उसकी वजह यह है कि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं, इंटरनेशनल मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा है, लोकल मीडिया कुछ और बता रहा है। आप मीडिया के ऊपर चीज़ें चला नहीं पा रहे बेशक, लेकिन डार साहब ने जो कहानी सुनाई वो समझ में आने वाली नहीं थी। जैसे गंडापुर साहब ने कहानी सुनाई, कई वो उन्होंने पहाड़ क्रॉस कर दिए और बहुत सारे ज़िले क्रॉस कर दिए, तो इसी तरह ये जो डार साहब की कहानी है ये भी लोगों को समझ नहीं आई। हाँ, एक चीज़ है मीडिया के हवाले से मैं आपको कहूँगा, रऊफ़ क्लासरा साहब ने, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक क्लेम किया कि पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल आज़ाद है और जिसे चाहे पाकिस्तान का मीडिया बुला सकता है। तो देखिए, रऊफ़ क्लासरा साहब को मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि उनको खुद कितनी दफ़ा नौकरी से निकाला गया वो खुद अच्छी तरह जानते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि किसी को भी बुलाया जा सकता है प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे बुला लें प्रोग्राम में और मेरे से पूछ लें कि क्या हुआ, कैसे हुआ और मैं क्या जानता हूँ।
तो मुझे प्रोग्राम में बुलाने की इस वक्त कोई भी टीवी चैनल जरूरत नहीं कर सकता। इमरान खान का नाम नहीं चला सकते, इमरान खान की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, इमरान खान साहब के पैगामात नहीं सुनवा सकते, डी चौक में क्या हुआ ये नहीं बता सकते, लापता अफराद के हवाले से खुलकर बात नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो पूरी तरह से जकड़ा हुआ है और पूरी तरह से कंट्रोल्ड मीडिया है। और ये कहना कि मीडिया आज़ाद है, किसी को भी बुलाया जा सकता है, तो मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं पाकिस्तान के मीडिया को कि कोई भी मुझे बुलाकर मेरा इंटरव्यू करके ये साबित करे कि पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।